प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए शाम 6 बजे तक 64.77% वोटिंग हुई है। दौसा, झुंझुनू, देवली, उनियारा, रामगढ़, खिवसर, सलूंबर और चौरासी में 69 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई है और इस उपचुनाव में कांग्रेस पर लोकसभा चुनाव के परिणामों को दोहराने का दबाव है। तो 11 महीने पुरानी भजनलाल सरकार के लिए यह उपचुनाव का लिटमस टेस्ट के तौर पर साबित होना है और इसकी वजह से ये बिल्कुल साफ है कि इन 7 सीटों में केवल एक सीट बीजेपी के पास थी। तो वहीं इसी कारण सीएम ने खुद प्रचार के दौरान कमान संभाल रखी थी। वहीं क्षेत्रीय दल के तौर पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी के लिए अपना सियासी वजूद बचाने की लड़ाई है। इधर वोटिंग के दौरान देवली उनियारा से निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया। तो वहीं झुंझुनू में पूर्व मंत्री और निर्दलीय उम्मीदवार राजेंद्र गुणा ने बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया। तो वहीं पुलिस ने रामगढ़ में 4 फर्जी वोटर्स को पकड़ा है। इन सभी के बीच सवाल ये उठते हैं कि उपचुनाव में दंगल में किसका मंगल होगा, किसके जीत का सेहरा किसको मिलेगा और किसको मिलेगी यहाँ पर हार, किसने समीकरण बिगड़ने और बनने की कवायद रहेगी, क्या उपचुनाव के रण में दिग्गज अपनी साख बचा पाएंगे। आज की हमारी प्राइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ जयपुर से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो प्रदेश में इस 7 सीटों पर उपचुनाव का रण है, जहां उपचुनाव का ये दंगल किसका मंगल होगा, ये आपको जरा इस उपचुनाव के रण से समझाएंगे। सबसे पहले देवली उनियारा विधानसभा सीट में देखिए, राजेंद्र गुर्जर भाजपा उम्मीदवार हैं, केसी मीणा कांग्रेस उम्मीदवार। इनके बीच में ये सियासी दंगल है। इनका भविष्य आज मतदान पेटियों में यहाँ पर कैद हो गया है और दौसा विधानसभा सीट में इस उपचुनाव के रण की बात करें तो उतरने वाले उम्मीदवार जगमोहन मीणा है भाजपा से, डीडी बैरवा कांग्रेस उम्मीदवार है। इनके बीच आज सीधी लड़ाई वोटों की। झुंझुनू से बात करेंगे, राजेंद्र बाबू भाजपा उम्मीदवार हैं, अमित ओला कांग्रेस की तरफ से चुनाव में उतरे हैं और कांग्रेस के बैनर तले यहाँ चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए, उपचुनाव में खिवसर में त्रिस्तरीय मुकाबला, त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा। रेवंत राम डांगा भाजपा उम्मीदवार है, रतन चौधरी कांग्रेस उम्मीदवार और साथ में कनिका बेनीवाल आरएलपी उम्मीदवार। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। सलूंबर में भी त्रिकोणीय मुकाबला, शांता देवी भाजपा उम्मीदवार वर्सेज रेशमा मीणा कांग्रेस उम्मीदवार, साथ में रितेश कटारा बीएपी उम्मीदवार यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबले में। इसके अलावा बात की जाए अगर बाकी विधानसभा सीटों की, रामगढ़ सबसे ज्यादा मतदान आज यहाँ हुआ है। यहाँ पर देखते हैं कौन यहाँ पर चुनाव में उतरा है। भाजपा उम्मीदवार सुखवंत सिंह भाजपा की तरफ से यहाँ पर सामने आए हैं। आर्यन जुबेर खान कांग्रेस के उम्मीदवार, इनके बीच सीधी लड़ाई। 84 विधानसभा सीट में एक बार फिर से त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां वोटों की लड़ाई कारीलाल ननोमा भाजपा उम्मीदवार, कांग्रेस उम्मीदवार महेश रोत और बीएपी उम्मीदवार अनिल कटारा के बीच रहेगी। तो देखिए, 2023 में क्या वोट परसेंटेज था, आपको पहले ये बता दें। झुंझुनू की बात करें तो 71.17, दौसा में 74.20% थी, रामगढ़ में 77.43%, देवली उनियारा में 73.57, 84 में देखने वाली बात है पिछली बार सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज थी 81.76, खिरसर में 73.49 और सलूंबर में 71.58। तो 2023 का वोट परसेंटेज आपके सामने पेश है। सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज पिछली बार 84 में देखने को मिला था, 81.76। तो वहीं इन सीटों पर वोट परसेंटेज सभी 70 के पार हुए हैं। तो सेकेंड हाईएस्ट जो वोट देखे गए वो फिर से रामगढ़ में ही देखने को मिले, जहां पर 77.43 वोट परसेंटेज। तो एक बार फिर दोहरा दें, झुंझुनू में 71.17 वोट परसेंटेज था, दौसा में वोट परसेंटेज काफी हाई 74.20%,
मतदान हुआ था। रामगढ़ में 77.43% मतदान देखने को मिला था, यानी कि सेकेंड हाईएस्ट मतदान 2023 में वोट परसेंटेज को देखा जाए तो रामगढ़ के मतदान केंद्रों में हुआ। इसके अलावा खिवसर में 73.49%, 84 में सबसे ज़्यादा वोटिंग 81.76 देखने को मिली थी। 2023 के आंकड़े पेश कर रहे हैं। तो उपचुनाव के रण में किसका मंगल होगा, ये जल्द सबके समक्ष आएगा रिजल्ट के दिन। लेकिन बता दें कि आज जो मतदान होना था, मत की शक्ति का उपयोग होना था, वो अब कैद हो गया है और मतदान पेटियों में इन सभी उम्मीदवारों का भविष्य कैद हो गया है। तो प्रदेश की इन 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए शाम 6 बजे तक ये वोटिंग देखने को मिली है और कुल वोटिंग की बात की जाए तो 64.77% है। पिछली बार के मुकाबले कम है, जहां पर 84 में इन सभी के अगर उम्मीदवार देखे जाए तो 69 उम्मीदवारों का भविष्य देखने को मिलेगा। तो वहीं इस मामले पर तफसील से चर्चा के लिए हमारे साथ विशेष मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले आपसे उनका तारुफ करा दूं। हमारे साथ बीजेपी नेता सुमित शिमल इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा जितेंद्र नारूका कांग्रेस नेता हैं, इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो यहाँ पर शुरुआत जितेंद्र जी आपसे करूँगी। यहाँ पर कांग्रेस के ऊपर प्रेशर है, प्रेशर ये कि जैसा प्रदर्शन कांग्रेस का उपचुनाव में हर बार देखने को मिलता है, इसको बरकरार रखा जाए, इतिहास दोहराया जा सके। और ऐसे में बीजेपी भी इस बार कड़ी टक्कर में बनी हुई है, त्रिकोणीय मुकाबला भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है और वोट परसेंटेज पिछले के मुकाबले यहाँ पर कम भी हुआ है। तो क्या अभी भी आप अड़िग हैं उसी दावे पर कि हाँ सभी सीटें यहाँ कांग्रेस के नाम ही होंगी, क्या कोई शंका? मैडम, मैं बताना चाहूंगा कि जब इलेक्शन होता है तो पार्टियां प्रेशर में तो होती है, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। और लेकिन हम बहुत मजबूत स्थिति के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी बहुत ही मजबूत स्थिति है और हम निश्चित रूप से सातों की सातों सीट फतेह करने की स्थिति में। बहुत अच्छा हमें पब्लिक से हमें सपोर्ट मिला है और बहुत अच्छे तरीके से हमने, बहुत मजबूत तरीके से हमने चुनाव लड़ा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, हम अच्छे तरीके से सातों सीटें फतेह करने जा रहे हैं। ठीक है, मेरी आपको शुभकामनाएं जितेंद्र जी। लेकिन खुदा न खास्ता अगर यहाँ पर हरियाणा की तरह कुछ फिर से इतिहास दोहरा जाए तो फिर ईवीएम पे तो नहीं यहाँ पर इल्जाम लगा देंगे? ऐसा है मैडम, आपने देखा होगा अभी भी दिन भर आज न्यूज में चला है, झुंझुनू में बूथ कैप्चरिंग की स्थिति बनी है और कई जगह इस तरीके से पता लगा है कि सरकार के अधिकारी सरकार के नुमाइंदे बन के काम कर रहे हैं। तो ये तो इलेक्शन के बाद पता लग पाएगा कि कहाँ कैसी क्या रिपोर्टें रही है, किस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है। लेकिन निर्णय तो स्वीकार्य होगा ना उसके बाद भी, या फिर? जी जी, निर्णय स्वीकार्य होगा? नहीं, मैंडेट तो देखो ऐसा है कि जनता का क्या रुख रहता है, कैसा रहता है, तो हमने अभी आज की स्थिति में बहुत अच्छा सबका हमें सपोर्ट मिला है और इसमें बिल्कुल हमें जनता की तरफ से कोई नहीं। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने अपनी मशीनरी का दुरुपयोग किया है और रामगढ़ में भी जिस तरीके से पोलिंग बूथों पे या अधिकारियों की गड़बड़ घोटाला का देखा, यदि हमारे वहां प्रत्याशी नहीं पहुंचते तो निश्चित रूप से वहां भी कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज मिलती। तो वो सवाल निशान तो खड़े होते हैं जब मशीन से पहले मशीन को ऑपरेट करने वाले कर्मचारी इस तरीके से मिली भगत का जब करेंगे तो सवाल निशान तो खड़े होंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो जितेंद्र जी, फिर आप बताइए ये कौन सी तीसरी दृष्टि है जो आप जानते हैं कि जो फर्जी वोटिंग करने के लिए आए थे हरियाणा से लोग, वो आपके विरोध में ही आए थे, या ये दूसरी पार्टी के लिए एक बड़ा यहाँ पर षड्यंत्र था पार्टी की तरफ से? नहीं, मैं समझे आप राजस्थान की बात कर रहे हैं ना? जी, राजस्थान में ऐसा नहीं, वो तो पब्लिक ने देखा है, लोगों ने पकड़ा है, वहां हमारे खुद के प्रत्याशी वहां पहुंचे हैं बूथ के ऊपर। तो इसमें दृष्टि की बात नहीं है, वहां सरेआम उनको पकड़ा है, देखा है
और आज आज जो टोंक के अंदर आपने देखा जिस तरीके से देवली उनियारा में जो झगड़े तक की संभावना, जो आपने देखा जिस तरीके से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को कदम उठाना पड़ा, तो वो भी कहीं ना कहीं इसी तरीके से कोई एक वजह रही। तो नरेश मीणा को आवेश में होकर इस तरीके, हालांकि लोकतंत्र में इस संविधान हमें इस चीजों के अलाउ आज्ञा नहीं देता कि इस तरीके से हमें उठाना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से वहां देखने को मिला, एक आवेश में आके एक प्रत्याशी को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा कि उन्होंने अपना आवेश खो दिया। चलिए, तो ये जीता जागता ये बड़ा उदाहरण है। मुद्दा है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मुद्दा भी है, जहां पर लोकतंत्र का चुनाव है इसको खराब करने की यहाँ पर कोशिश हो रही है, और ये किसी भी तरह से सराहनीय, किसी भी शब्द में, किसी भी भाषा में नहीं हो सकता है। चलिए, हमारे साथ हमारे दूसरे मेहमान भी जुड़े हुए हैं यहाँ पर। सुमित जी, आपसे सवाल मेरा रहेगा, आपके प्रदेश अध्यक्ष एक के बाद एक बड़े दावे कर चुके हैं कि इस बार सभी सीटें बीजेपी के पास आएंगी, कमल इन सीटों पर खिलेगा, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड कुछ बेहतर नहीं रहा है। अगर पुराने उपचुनावों की बात की जाए तो फिर इस बार क्या ऐसा बदलाव हो गया है, कितना कुछ ऐसा खास आपने कर दिया है कि ये सीटें आपकी मानी जाए? जी, बिल्कुल। देखिए कि सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार की कोई टूट-फूट नहीं दिखी। यहाँ पर हमारा जो संगठन था वो बिल्कुल निष्ठावान कार्यकर्ताओं के साथ में सभी एकजुट होकर के हमने ये चुनाव लड़ा है, और सातों सीटों पर किसी प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की बगावत देखने को नहीं मिली। और हम जो है विकास के कार्यों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में पिछले 11 महीने के जो राजस्थान के लिए विकास के कार्य किए हों, चाहे वो ईआरसीपी की बात करें या यमुना जल समझौता की बात करें, या फिर अभी राइजिंग राजस्थान की बात करें, या आत्मनिर्भरता की और बिजली के लिए हमने जो कदम बढ़ाए हैं वो देख लीजिए, या हमने मैनिफेस्टो में जो कहा था लगभग उसका 45% हम जो पूरा कर चुके हैं। उसमें चाहे सिलेंडर की बात करें या फिर बिल्कुल पुरुषों के अधिकार की बात करें, यहाँ पर पेपर लीक की बात की जाए, किसान सम्मान निधि के लिए हमने बात की थी, वो हमने पूरा किया। इस प्रकार के राजस्थान के तमाम वो बड़े मुद्दे जिसको हमने पूरा किया सभी के लिए, तो इन सभी को लेकर के हम बिल्कुल आश्वस्त थे। इसीलिए हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी बिल्कुल विश्वस्त हैं और आश्वस्त हैं कि हम इन सभी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हमारा संगठन बिल्कुल निष्ठा के साथ, निष्ठावान कार्यकर्ता लगातार लगा हुआ था। हमारे सभी प्रचारकों ने सब बिल्कुल तरीके से वहां प्रचार किया। लेकिन इसके विपरीत अगर दूसरी बात करें हम कांग्रेस की, तो जैसे ही आदमी कह रहे थे कि मजबूती तो इनकी वहां देखने को मिली थी बिल्कुल, कि आप 84 में जो इनका गठबंधन था वहां इनका टूट गया। आप देखिए यहाँ पर इनके बागी नरेश मीणा लगातार आखिरी दम तक वो बिल्कुल चुनाव लड़ा, और आज उसी कांग्रेस के पूर्व कार्यकर्ता की जो अनुशासनहीनता थी वो सामने आई जनता के सामने। तो आप इसमें नहीं, सुमित जी माफ कीजिएगा, सुमित जी मैं आपको यहीं पर रोक रही हूँ। सुमित जी, ये यहाँ गलत हो गया। सुमित जी, जो बागी हो गया, जो छोड़कर चला गया, उसमें आप पूर्व कांग्रेस, पूर्व बीजेपी, ये तो नहीं बनता ना। क्या बात कर रहे हैं? अब वो कांग्रेस में थोड़ी हैं, तो यहाँ पर पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया है। तो आप कह रहे हैं, सुमित जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सिखाकर भेज रही थी और कांग्रेस की गलती है। कांग्रेस सिखा के नहीं भेज रही थी, कांग्रेस के पूर्व वही कार्यकर्ता हैं, जहां पर वही कार्यकर्ता है जो आज जिन्होंने अनुशासनहीनता करी, एसडीएम के वहां उन्होंने हाथापाई की, तो जनता ये सब चीज देख रही है। और गठबंधन की बात करूं तो जो इनका इंडी गठबंधन, जो झूठा गठबंधन था, जिन्होंने जिस तरीके की झूठी जुमलेबाजियां करी, वो राहुल गांधी जी से लेकर के छोटे कार्यकर्ता, कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं तक जो आजकल झूठ बोलना, तो उसके परिणाम जैसा बिल्कुल आपने बताया, हरियाणा में भी इनको मिला, लोकसभा में मिला, राजस्थान की विधानसभा में मिला, और निश्चित ही हम 2024 के सातों विधानसभा सीटों में जो उपचुनाव हैं, हम विकास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ कोई टूट फूट नहीं है। तो दोनों को जब कंपैरिजन करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अपना को निश्चित रूप से ऊपर पाती है। और इन सभी चीजों को लेकर जब हम आगे बढ़े तो जनता ने भी हमारे विश्वास जताया, और आज जो बिल्कुल जनता में जो बिल्कुल उत्साह देखने को मिला, महिलाओं में, पुरुषों में, कोई नाव लेकर के नाव से बिल्कुल नदी पार करके वोट देने के लिए आए, कुछ विकलांग जिनकी स्थिति नहीं थी, जिनकी, और कई ऐसी परिस्थितियों वाले महिलाएं, बिल्कुल जैसा दौसा में देखा गया, कई मतलब आज बहुत ही हर्षोल्लास की स्थिति बनी हुई थी। तो बिल्कुल निश्चित रूप से लोकतंत्र का पर्व है, यहाँ वोट बिल्कुल सबका अधिकार है, बिल्कुल लोगों ने वोट दिया, और वोटर्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और हम इसीलिए आश्वस्त हैं क्योंकि पूर्व के जो 11 महीने के हमारे कार्य हैं माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में, उसको लेकर के कार्यकर्ताओं के साथ जनता भी अब आश्वस्त हो चुकी है, क्योंकि जो विचार कांग्रेस ने कभी किया ही नहीं था,
हम स्वयं जगाने की बात कर रहे हैं, हम राजस्थान को बिल्कुल स्वाभिमान के साथ में आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं, जैसा कि डबल इंजन की सरकार के साथ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पूरे देश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर अग्रसर है। तो उसी कड़ी को हम उसी ट्रैक पे जो चल रहे हैं, जनता अब समझ चुकी है। और कांग्रेस की झूठी जुमलेबाजियां जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी कहा कि कांग्रेस सिर्फ सत्ता को एक एटीएम समझ करके कार्य करती है, जो ये राजनीतिक चश्मा हर जगह नहीं लगाना चाहिए कांग्रेस को। लेकिन इनकी मानसिकता से अब जनता ऊब चुकी है, इनका दोहरा चरित्र जो था वो जनता के सामने आ चुका है। और इसी दोहरे चरित्र को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के साथ में जो विकास की गति है उसको लेकर के जब जनता ने फीडबैक लिया, या हमने भी इंटरनली हमारा सर्वे भी हुआ है, तो निश्चित ही राजस्थान की इस उपचुनाव में सातों की सातों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल परचम लहराएगा। ठीक है, वो सब मैं समझ गई सुमित जी, लेकिन क्योंकि आपने एक बात कही थी और मैं चाहती हूँ इस पर आप एक सफाई तो पेश करें। आप कह रहे हैं कि जो पूर्व कांग्रेसी हैं, निर्दलीय उनको नहीं कह रहे, पूर्व कांग्रेसी कह रहे हैं, तो आप मुझे सीधे सीधे बता दीजिए, आपकी पार्टी में शामिल होने वाले हर नेता जिनका किसी पुरानी पार्टी में यहाँ पर संबंध रहा होगा, पुरानी पार्टी के रहे होंगे, तो मैं कोट अब बीजेपी नेता करके नहीं करूंगी, इसी तरह से पूर्व नेता यहाँ से करते कहूंगी, चलेगा? जी बिल्कुल, आप समझिए कि क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित पार्टी है, जब व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनता है, जब वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का कार्यकर्ता बनता है, एक अनुशासित पार्टी का कार्यकर्ता बनता है, तो इस तरीके की हरकतें नहीं करता है, वो अपने आप को पहले संभालता है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल। लेकिन नरेश मीणा जी ने जो आज हरकत करी है, या अभी बिल्कुल कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने भी कहा कि नरेश मीणा जी जो अभी पूर्व में उनको निष्कासित कर दिया, बिल्कुल उनके अनुशासनहीनता के लिए नहीं, क्योंकि उन्होंने पार्टी के खिलाफ बगावत की थी। लेकिन कांग्रेस की यहाँ टूट फूट नजर आती है, और निश्चित रूप से जो पूर्व में किए गए जैसे विचार होते हैं वो कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्होंने निर्दलीय लड़ा, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आते तो निश्चित रूप से ऐसा कार्य नहीं करते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की निष्ठावान कार्यकर्ताओं की पार्टी, आपकी पार्टी की तरफ से कभी अनुशासनहीनता नहीं देखने को मिली, आप ये कह रहे हैं ना? चलिए कोई बात नहीं, ये मुद्दा नहीं है, भटकाएंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी में अनुशासनहीनता की संभावना 0% रहती है। लेकिन यहां पर कांग्रेस के बड़े नेताओं की बात की जाए तो जब ये जम्मू कश्मीर का अभी ताजा उदाहरण है इसका, कि कांग्रेस बिल्कुल वहां जाकर के उनको कहती है, जनता को बरगलाने का प्रयास किया उन्होंने, और इन्होंने बयान ये दिया प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी जी ने कि आपके अधिकारों को दूसरे लोगों को दिया जा रहा है। अब आप ये बताइए कि अगर राजस्थान के लोग मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, देश के तमाम राज्यों, कश्मीर को छोड़ करके, क्या वो दूसरे लोग हैं? तो ये बड़े लोगों से जो इनके बड़े नेता हैं, जिनको ये आला कमान कहते हैं, परिवारवाद जहां है, तो वो निश्चित ही नीचे के कार्यकर्ताओं को आएगा। लेकिन हमारे यहाँ पर एकजुटता है, हमारे लीडर जो हैं बिल्कुल जेपी नड्डा जी, बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और पूर्व में बिल्कुल हमारे अटल बिहारी जी, जिस प्रकार से उन्होंने बिल्कुल राष्ट्र के हित के लिए और जिस तरीके समर्पण का भाव रख के उन्होंने कार्य किया, ऐसे कार्यकर्ताओं का मिलना बहुत मुश्किल है, जो कि भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। ठीक है जितेंद्र जी, आपके पास आ रही हूँ। सुना आपने, ये आपकी गलती है, आपकी पार्टी की गलती है। अगर किसी निर्दलीय ने यहाँ पर लड़ाई कर दी, एसडीएम के थप्पड़ जड़ दिया, तो यहाँ पर ये आपकी गलती है। अब मुझे पहले तो इसमें सफाई दीजिए, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का ये जो दौर है, इसकी कोई सीमा या इसका कोई बार है, या फिर ये किसी भी लेवल तक जा सकता है? मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी हमारे मित्र बीजेपी के नेता जो बता रहे थे नरेश मीणा जी को लेके, कह रहे थे कि यदि हमारी इस पार्टी में होते तो ऐसा नहीं होता। तो आपके यहाँ क्या वॉशिंग मशीन का बहुत बड़ा प्लांट लगाया हुआ है क्या? आपके यहाँ आते ही आप कांग्रेस को टारगेट करते हो, कांग्रेस के नेताओं पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हो। जब वो कांग्रेस के नेता आपकी पार्टी में जब आ जाते हैं तो आपके यहाँ बहुत बड़ा एक प्लांट है, यहाँ जुड़ के वो बहुत साफ सुथरे हो जाते हैं। आप कैसी इनमेच्योर बातें करते हो? आप इंसान बिल्कुल मानव प्रवृत्ति होती है, मानव प्रवृत्ति होती है, लेकिन जब जिस पार्टी के मंच पे जब वो व्यक्ति आता है तो अपने आप को सुधारता है। आपके बीच में आप मेरी बात को सुनिए। आपने कहा विकास की बात, 11 महीने हो गए आपकी सरकार को सत्ता में आए हुए, क्या किया है आपने? धरातल पे क्या काम किया है आपने? किस आधार पे जनता के बीच में आप एक भी योजना गिना सकते हो जो आपने धरातल पे उसको मूर्त रूप दिया है? जिस आपने काम किया, एक भी योजना मुझे बता दीजिए सुमित जी, बताइए कि आपने कि 11 महीने में कि आपने एक ऐसा काम किया हो गरीबों के लिए, भला के लिए, कि युवाओं के लिए, कि आपने क्या किया ऐसा? ठीक है, बड़े सवाल यहाँ पर कांग्रेस ने उठाए हैं, बड़े सवाल कांग्रेस ने उठाए हैं।
ठीक है, कि यही राहुल गांधी इसी का जी से जवाब लेकर जान नीचे लेती तक हूँ। अरे भैया, झूठ बोलने के मसीह तो आपके यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। आपके यहाँ मतलब वो प्रधानमंत्री जी आपके नहीं, आपको वहाँ इस जितेंद्र तरीके से जी, ट्रेनिंग दी जाती प्रधानमंत्री तो है, आपके भी आपको हैं, इस तरीके से मेरे वहाँ भी ट्रेनिंग हैं, दी जाती है सबके हैं। कि आप खुद झूठ बोलने के मसीह बन चुके हो। नहीं मुझे जितेंद्र समझ जी, में नहीं जितेंद्र आता, जी आपका मुझे क्या समझ में होता नहीं है? आता, आपके जितेंद्र जी मुख्यमंत्री सबके ही को तो हैं 300 प्रधानमंत्री। आपने देखा अभी कुछ दिन पहले 370 के बारे में क्या कहा, पर्ची से चुन के ऊपर से भेजे हुए। अरे जरा मुख्यमंत्री जी को बताइए कि पब्लिक को किस तरह संबोधित किया जाता है, किस तरीके से बातें रखी जाती हैं। रटी रटाई चीजों पे यदि आप चलोगे तो यही असर होगा। बड़ा दुखद है, बड़ी लोगों में चिंता है, कैसे व्यक्ति के हाथों में हमने प्रदेश की कमान दे दी, कैसे ये प्रदेश के 5 साल पूरे होंगे, ये बड़ा बड़ा एक दुखद है। युवाओं, आपने कहा कि युवाओं के लिए हम क्या किया, युवाओं के लिए पेपर लीक में हम लोग कानून लेके आए। कानून अशोक गहलोत कांग्रेस सरकार ने बनाया था, आपको ध्यान होना चाहिए। कांग्रेस ने कानून बनाया था कि किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। इतने काम किए कांग्रेस सरकार ने, इतने काम किए कि आप जाइए बात लोगों के बताइए। बीच में, अभी तक पूछोगे जितेंद्र जी, कि ये सवाल मुख्यमंत्री मैं कौन पूछती है, हूँ। तो निकल के आएगा ठीक है, कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है। ठीक है, आपके पास योजनाएं नहीं है गिनाने के लिए कि धरातल पे आपने एक भी काम पूरा किया है कि युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए क्या किया है आपने? जितेंद्र जी सुनिए ना, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। जब आप सवाल नहीं सुनेंगे जितेंद्र जी, जब आप सवाल नहीं सुनेंगे तो आप क्या उत्तर देंगे फिर? एक सीधा सवाल मैं यहाँ पर पूछ रही हूँ। पहली चीज कि अगर आपके कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में जो पेपर लीक से जुड़ा हुआ कानून सामने आया था, तो उस पर क्रियान्वयन क्यों नहीं हुआ? इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं पकड़ पाए आप मछलियों को? बिल्कुल मैडम, क्यों कार्रवाई नहीं हुई? किसने कहा कार्रवाई नहीं हुई? मैं बता रही हूँ, आंकड़े दिख रहे हैं। कानून बनाना बड़ी बात थी ना, वो गहलोत सरकार, कितने लोग पकड़े गए? कानून बना था, पेपर लीक का सिलसिला थम गया था, कानून बना था मैडम। एक बात बताइए, और आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ भी बिल्डिंगें हैं, जिस तरीके से उनको पता लगा कि भाई जिस बिल्डिंग से ये सब काम हुआ, हमने उन बिल्डिंगों को, उनके मकानों को तोड़ा गया। हमारे भी एक अलग से एजेंसी बनी जो इसके लिए काम कर रही थी। किसने कहा नहीं हुआ? और इससे पूर्ववर्ती सरकार के, बीजेपी सरकार में पेपर लीक नहीं हुए? आप मुझे आंकड़े दीजिए पूरे देश में ये सरकार ने अपनी जिम्मेदारी का अच्छे से निर्वहन किया। जितेंद्र जी, मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके कार्यकाल के दौरान पेपर लीक पर कानून बना तो फिर उसके बाद और पेपर लीक क्यों होते रहे? क्यों यहाँ पर बड़ी मछलियां नहीं पकड़ी गई? क्यों उनको अब इस वक्त इन 11 महीनों के अंदर पकड़ा गया और इन 11 महीनों में एक भी पेपर लीक सामने नहीं आया है? अभी प्रदेश में इन 11 महीनों में पेपर लीक सामने नहीं आया है। रिजल्ट मैटर्स। अब आपकी पूरी मशीनरी है, पूरा आपका पूरा ब्यूरोक्रेट्स है, आपकी पूरी सत्ता पकड़िए ना, आप आजाद हो। किसने? कांग्रेस ने थोड़ी रोक रखा है। बड़ी मछलियों का जो बार बार नाम लेता है, आप पकड़िए उनको, डालिए अंदर। मैं बता रही हूँ ना, अभी 2 बार देना चाहे आप पकड़िए उनको, तो बड़े मछलियों को सामने लेकर आइए। यही तो मैं आपको बता रही हूँ जितेंद्र जी, कई कांग्रेस नेताओं का नाम पेपर लीक के इस मामले में सामने आया है, अब आ रहा है। तो यही तो कह रहे हैं, क्या यहाँ पर कोई बड़े नेता जुड़े हुए थे क्या इस पेपर लीक मामले में, इसीलिए उनका नाम सामने नहीं आ रहा था, स्वतंत्र तौर पर कार्रवाई नहीं हो पा रही थी, हालांकि कानून बन गया था? अब आप स्वतंत्र हैं, पकड़िए ना। आप नाम आपके वक्त में क्यों स्वतंत्र नहीं थे? आप मान रहे हैं ना उस वक्त नहीं थे स्वतंत्र, यही तो पूछ रही हूँ बस। अरे आप मुझे बताइए मैडम, 11 महीने में आपने किसी बड़ी मछली को पकड़ा क्या? अभी तो क्या बात कर रहे हैं आप? किसने रोक रखा है आपको? बड़े खुलासे हो रहे हैं जी, हर एक दिन यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, खुलासे हो रहे हैं। अभी बल्कि कुछ दिन पहले चार्जशीट सामने आई थी सर, चार्जशीट सामने आई थी। एक कांग्रेस नेता बतौर कहते हुए दिख रहे थे, मेरे बच्चों का ध्यान दे देना, वो यहाँ पर एसएसबी के पेपर भर रहे हैं, इंटरव्यू में भी निकल जाते हैं, मार्क्स भी अच्छे आते हैं, बतौर चार्जशीट सबके सामने आई है। इस पे गुरेज नहीं है मुझे बोलने से, तो प्लीज पहले फैक्ट चेक कर ले। सुमित जी, जवाब चाहूंगी आपका। देखिए, ये हश्र की बात कर रहे थे, तो हश्र तो कांग्रेस का खरा हुआ था। 2018 से 23 के बीच में जो राजस्थान रेपिस्तान बन गया था, पेपर लीक में पूरे देश में नंबर 1 राज्य बन गया था, भ्रष्टाचार में नंबर 1 बन गया था, और यहाँ जो वेट की दरें थी वो सबसे ज्यादा थी। यहाँ सरकारी कार्यालयों में सोना मिलता था। यहाँ इनके ही इनके नेताओं के खिलाफ बैठे थे। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी सिर्फ सीट बचाने में लगे हुए थे। ये सब चीजें क्यों भूल जाते हैं इतनी जल्दी? और ये हश्र की बात कर रहे हैं, इन हश्र का जवाब मैं देता हूं कि इन्होंने जो 18 से 23 के बीच में जो काम किया ना, जो झूठी जुमलेबाजी करी, जनता को बरगलाया,
और इतना झूठ पालन दिया, उसका परिणाम 2023 में राजस्थान की जनता ने आपको जितेंद्र जी, एक मिनट, सुमित जी, एक मिनट, माफी चाहूंगी, मैं आपको रोक रही हूँ। सुमित जी, माफी चाहूंगी, आपको 1 मिनट रोक रही हूँ। जितेंद्र जी, मेरी आपसे दरख्वास्त है, कृपया कर बीच पे ना कहें। जब आपकी बारी हो रही है तब सुमित जी कुछ नहीं कह रहे, कृपया उनकी बात भी जनता तक पहुंचने दें। आपके पास आऊंगी जितेंद्र जी मैं। सुमित जी, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, तो 18 से 23 में जो इन्होंने राजस्थान को दिया, तो उसका परिणाम जनता ने इनको दिया, और 2023 में राजस्थान की जनता ने इनको आईना दिखाया और सत्ता से बाहर कर दिया। ये हश्र की बात कर रहे थे, ये बता रहे थे कि कोई योजनाएं, बिल्कुल मैं बताता हूं, गरीबों के लिए जो 450 में हमने मैनिफेस्टो में कहा था, 450 में सिलेंडर दे दिया। हमने पेपर लीक माफियाओं पर शिकंजा कसने की बात कही थी। राजस्थान के इतिहास में आज तक भजन लाल जी के नेतृत्व में जो पेपर लीक माफियाओं पर कार्रवाई हुई है, वो राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं हुई। हमने कहा था किसानों के सम्मान निधि के लिए हम 6000 से 8000 करेंगे, जो हमने कर दी है, और उसकी किस्त बिल्कुल वह किसानों के खाते में पहुंच भी चुकी है। हम जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कर रहे थे, बिल्कुल राजस्थान आज जिस प्रकार से जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ में कार्य कर रहे हैं, हमने कहा था ये वही राजस्थान था 2018 से 23 में, जब 18 रुपए यूनिट में अशोक गहलोत जी बिल्कुल गुजरात से बिजली खरीदी जा रही थी, और मई जून के पीक गर्मी के सीजन में वापस देने की बात थी। लेकिन हम स्वयं जगाने की बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसे भी सुमित जी वो सब ठीक है, लेकिन ऐसे भी कई चीजें हैं ना जो आपने संकल्प पत्र में डाली थी और अभी भी जस की तस है, उस पर बात नहीं की गई, उस पर कोई काम नहीं किया गया। एमएसपी की बात हो चाहे या फिर यहाँ पर जो भी मामला देखा गया था, चलिए अपराध में तो काम किए भी गए हैं, लेकिन एमएसपी का मुद्दा और जो 55,000 अभ्यर्थी थे जो कि लगातार मांग कर रहे थे कि एक एग्जाम कराकर उनकी मेरिट निकाल दी जाए, उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। इसका क्या? देखिए, कोई भी चीज को करने के लिए बिल्कुल अब हम नहीं चाहते कि वो कहते हैं ना कि दूध का जला, लेकिन कांग्रेस ने जो राजस्थान की जनता के साथ जो झूठ पाखंड किया ना, तो इसके लिए बिल्कुल 11 महीने में हमने कहा कि हर वर्ष 1 लाख नौकरियां दी जाएगी, उसके लिए तैयारियां कंप्लीट कर ली गई है निश्चित रूप से। लेकिन जैसा पूर्व में जो अशोक गहलोत जी के काल में, कांग्रेस के काल में जो राजस्थान गर्त में चले गया था, उस गर्त में वापस लाने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने की बात नहीं है। एंकर महोदया, बिल्कुल आप देखिए कि ये राजस्थान जो है एक परिवार के रूप में है, बिल्कुल आमदनी भी राज्य की जनता के लिए हमको चाहिए। उसके बाद हम बिल्कुल यहाँ पर जो लोग बाग निवेश करने के लिए आ रहे हैं, 15,000, ठीक है, वो देखिए समय की थोड़ी कमी है, कुछ ही देर में ये पूरा कार्यक्रम समाप्ति की ओर जाएगा। पर आप बताइए ना सुमित जी, एक गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में अंतर होता है ना, स्वरोजगार बढ़ाई, ये सब ठीक है, 1 लाख नौकरी देंगे, मैं अभ्यर्थियों की बात कर रही हूँ, 55,000 अभ्यर्थियों की बात यहाँ पर चल रही है। इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, ये आपका फाइनल कमेंट भी होगा, उसके बाद जितेंद्र जी पे जाऊंगी। जी बिल्कुल, मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि राजस्थान में हम जो 7 सीटों के लिए बात कर रहे हैं आज उपचुनाव को लेकर के, आप बिल्कुल जो 55,000 नौकरियों की बात कर रहे हैं, बिल्कुल जो हम सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, हम यहाँ महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, हम गरीबों की बात कर रहे हैं, हम युवाओं की बात कर रहे हैं, हम किसानों की बात कर रहे हैं, सभी तमाम मुद्दों को लेकर राजस्थान पिछले 11 महीने में बिल्कुल आश्वस्त स्थिति है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में हम बिल्कुल नित्य नई ऊंचाइयों को छूने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और बिल्कुल आप देखिए कि इस तरह के विदेश यात्रा करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल 15,000 करोड़ रुपए का जो एमओयू साइन हुआ है, उसमें से 2.25 लाख करोड़ रुपए सिर्फ आत्मनिर्भर बिजली के लिए है। आप देखिए सूर्य घर योजना, जो कभी कांग्रेस ने सपने में और बिल्कुल कल्पना भी नहीं करते थे, क्योंकि बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि सत्ता को जो एटीएम समझते हैं, इनका शाही जो परिवार है, गांधी परिवार, वो इस तरीके की यहाँ मानसिकता नहीं है। यहाँ एक छोटा सा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनता है। ठीक है, वक्त की कमी है सर, बिल्कुल बिल्कुल। जितेंद्र जी आपके पास आ रही हूँ सर, फाइनल कमेंट दीजिएगा 30 सेकंड में। जी कहिए जितेंद्र जी, कहिए। अभी आप जो बता रहे थे कि मुख्यमंत्री जी ने विदेशी यात्रा करके एमओयू किए, अरे सर इतने एमओयू किए हैं, लेकिन आप धरातल पे क्या करने जा रहे हो? मुझे तो आप इसका जवाब दीजिए। फाइनल कमेंट है सुमित जी अभी। जितेंद्र जी वक्त दीजिए ना, 11 महीने तो हुए हैं अभी, जितेंद्र जी वक्त तो दीजिए। को हेलीकॉप्टर में घूमने की आगे फुर्सत नहीं है। हाँ, प्रदेश की हालत खराब है। आप कह रहे थे आप 18 से 23 का क्राइम रेशियो उठा के देखिए मैडम, और बीजेपी सत्ता में आने के बाद इनका उठा के देखिए, इनको पता लग जाएगा कि प्रदेश की स्थिति क्या है। क्या बातें कर रहे हो आप? ठीक है, माफ कीजिए आपको बीच में ही रोक रही हूँ।
माफ कीजिए, आप दोनों को बीच में रोक रही हूं। अब जरा वक्त की कमी है, कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाना है। आप दोनों ने इस पूरे मुद्दे पर जनता के सामने कई अहम मुद्दे उठाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो उपचुनाव में किसको जीत की चाबी मिलेगी और कौन यहां पर हार का मुंह देखेगा, इसको लेकर सभी मुद्दे जनता तक एक बार फिर रखे गए हैं इंडिया न्यूज़ की तरफ से। तो इंडिया न्यूज़ राजस्थान ने लेफ्ट राइट सेंटर इस पूरे मुद्दे पर विवेचना की है और यहां पर आगे भी ऐसे मुद्दों पर सामने विवेचना की जाएगी। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान।